हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन क्लब। आज हम लोगों ने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम लोग आरआरबी एनटीपीसी में हो चुके सारे टेस्ट का एनालिसिस करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। तो आज हमारे सामने पहली शिफ्ट है जो कि 7 अगस्त को हुई थी और इसका हम लोग मैथमेटिक्स सेक्शन के बारे में जानेंगे। हम यहाँ पे टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, डिफिकल्टी लेवल का एनालिसिस करेंगे और फिर उसके बाद डिटेल्ड सॉल्यूशन पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं तो आप देख पा रहे हो। हमने यहाँ पे अर्थमेटिक सेक्शन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यानी कि 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर उसके बाद एलजेब्रा ठीक ठाक पूछा जाता है जो कि 5 क्वेश्चन है। मेंसुरेशन और ज्योमेट्री मिला के 3 क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम पे बेस्ड 3 क्वेश्चन आए हैं और स्टैटिक्स का मीडियन पर एक क्वेश्चन आया हुआ है हमारे सामने, है ना। तो इस तरह से हमें पता चल रहा है कि कौन सा सेक्शन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं एडवांस मैथ की बात करूं तो याद रखिए एनटीपीसी के लिए, रेलवे के सारे एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है एल्जेब्रा। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री उतना नहीं पूछा जाता है जितना कि एल्जेब्रा पूछा जाता है, आपको दिख भी रहा होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग ग्रीन नंबर्स की बात करें, जो कि मैंने ग्रीन से मार्क किए हुए हैं, तो ये इजी सेक्शन है। ग्रीन वाले सारे, येलो वाले मॉडरेट सेक्शन है और रेड वाले 3 क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो थोड़ा टफ है। तो हमें पता है 30 क्वेश्चन का पेपर होता है, उसमें से 3 क्वेश्चन यानी कि 10% जो पेपर है वो थोड़ा सा बेटर था। बाकी लगभग 50-50 का रेशियो डिवाइड था मीडियम और इजी के बीच में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिफिकल्टी लेवल बेसिस पे कैसे डिवाइड है। इजी क्वेश्चन जो थे वो 15 क्वेश्चन थे। 15 क्वेश्चन यानी कि लगभग 50% वेटेज इजी था। 12 क्वेश्चन यानी कि 40% मॉडरेट था और 3 क्वेश्चन यानी कि 10% हाई लेवल का था। हमने देखा हुआ है अभी पीछे कि ये क्वेश्चन कैसे कैसे कहाँ कहाँ डिवाइडेड है, ठीक है ना। होप यहाँ पे क्लियरिटी लगी होगी आपको कि मैथ्स का सेक्शन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, हमें बस थोड़ा सा प्रिपेयर करने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। लिखा हुआ है एक संख्या को 100% बढ़ाने पर 2820 प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है ना। तो भाई अपने आप में किसी भी नंबर को मान लेते हैं हम कि भाई अपने आप में कोई नंबर है 100 और अगर इसको 100% बढ़ा दिया जाएगा, 100% बढ़ा दिया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 200। अब हमें बताया गया है कि 100% बढ़ाने पर इतना प्राप्त होता है, तो इसका मतलब 200 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 2820 को। तो संख्या बताओ, मतलब ये 100% की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो भाई 200 यूनिट अगर 2820 को रिप्रेजेंट कर रही है तो एक यूनिट का अगर हम मान निकालेंगे तो 2820 डिवाइड बाई 200। पूरा काटने की जरूरत नहीं है, जितना काट सकता है उतना काट लो। जैसे कि यहाँ पे बेस पे 10 छोड़ो और ये हो गया 141, मतलब एक यूनिट का मान है 141 अपॉन 10। तो आपसे पूछा जा रहा है 100 यूनिट का मान बता दो, तो 100 यूनिट का मान हो जाएगा 141 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय 10। जीरो से जीरो कटेगा और आपको आंसर अपना दिख गया होगा 141 और 0। आई थिंक क्लियर होगा ये ना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर है। लिखा हुआ है 8 पेन और 10 पेंसिल का जो प्राइस है वो 132। ठीक है, 8 पेन है और 10 पेंसिल है। पेंसिल को हम लोग लास्ट का LE लिख लेते हैं ताकि हमें ज्यादा दिक्कत ना हो, पेंसिल, ठीक है। और इसका प्राइस जो है वो मान लेते हैं 132 है। और फिर कह रहे हैं यदि एक पेन की कीमत 2 रुपए कम हो जाए, पेन में 2 रुपए कम हो रहा है, यानी कि अगर हम लिखें तो पेन में 2 रुपए कम को कैसे लिखेंगे, पेन P-2, ओके। और पेंसिल की कीमत में 7 रुपए बढ़ जाए तो इसको लिखेंगे L+7। पेंसिल को हमने L लिया हुआ है तो L+7। तो 17 पेन और 6 पेंसिल की कीमत, 17 पेन और 6 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाती है, 136 हो जाती है, ठीक है ना। अब आपको ये देखना है कि पूछा क्या जा रहा है। पूछा जा रहा है 12 पेन और 9 पेंसिल की मूल कीमत बताओ, मतलब ओरिजिनल प्राइस बताना है। साइड में लिख लेता हूं मैं, हमसे पूछा जा रहा है 12 पेन प्लस
9 पेंसिल का प्राइस क्या होगा? तो ये 2 इक्वेशंस हमारे सामने हैं। हमें इनको सॉल्व करके बेसिकली फाइनल अपने आंसर तक पहुँचना है। तो क्या कर सकते हैं? बेटर तरीके से लिखना है तो आप सेकंड वाली इक्वेशन को ठीक तरीके से लिख सकते हो। जैसे कि पहला लिख लें 8 पेन प्लस 10L इक्वल टू 132। सेकंड को लिखोगे तो 17P 17 दूनी 34 माइनस 34 प्लस 6L और 6 7 का 42 इक्वल टू 136। तो हमें पता है ये दोनों पार्ट उठ के अब उस तरफ पलटेगा एंड फाइनली हम इसको लिख पा रहे होंगे 17P प्लस 6L और 136 माइनस 42 हो जाएगा यहाँ पे। ये चीजें इस तरफ उठ के जाएंगी 136 माइनस 42 और प्लस 34। तो सॉल्व करने पे हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा 128 क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा होगा सिर्फ और सिर्फ 8। ठीक है, तो अब फाइनल इक्वेशन जो बन रही है वो बन रही है दिस। हमें इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है और फाइनल आंसर तक पहुंचना है क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं साइड में। 8p plus 10l equal to 132, then 17 plus 6l equal to 128। ध्यान दीजिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बेटर है क्योंकि इनिशियल स्टार्टिंग में जब ये क्वेश्चन आता था तो आपको ये दो इक्वेशंस डायरेक्ट दी जाती, बट आपको अब सेकंड इक्वेशन निकालने के बाद आप उस पे ऑपरेशन लगा पाओगे। ठीक है, तो इनको बराबर करने के लिए पेन की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो पेंसिल यानी कि एल को बराबर कर लेते हैं। एल को बराबर करने के लिए तो 10 और 6 को बराबर करना पड़ेगा। 10 और 6 को अगर हम बराबर करने का सोचे तो 30 कर सकते हैं, यानी कि ऊपर 3 और नीचे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ऊपर हम 3 और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा माइनस करने। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा क्या ऊपर? यहाँ पे आ जाएगा 24p माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे हो जाएगा 85p और इक्वल टू इन दोनों में जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो फाइनली आएगा 132 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 396 और इसमें माइनस होगा 128 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 125 625 और ये हो जाएगा 640। ठीक है, तो ठीक से लिखने पर इसको आप देखोगे यहाँ पे 61p माइनस का इक्वल टू माइनस का आएगा 240, माइनस माइनस यहाँ कैंसिल होगा, देन p का वैल्यू आपको दिख रहा है 244 डिवाइड बाय 61 और ये 4 बार पूरा पूरा जा रहा है, यानी कि पेन का जो वैल्यू है वो निकल के आया है 4 rupees। ठीक है, अब साइड में आ जाते हैं और जो हमसे पूछा गया है इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि भाई 12 पेन प्लस 9 पेंसिल का वैल्यू बताओ कितना। तो आप देख पा रहे हो पेन का वैल्यू निकल के आया है। इसको हम किसी भी इक्वेशन में रख के पेंसिल का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे पेंसिल का वैल्यू निकालते हैं पहले। पेन का वैल्यू यहाँ 4 रख लो प्लस 10L इक्वल टू 130। यहाँ से ट्राई करो पेंसिल का वैल्यू निकालने का, तो ये 32 हो जाएगा। 32 इस तरफ गया तो 100 हो गया। 32 जब इस तरफ जाएगा तो ये माइनस 32 के साथ 100 हो जाएगा, देन 10L इक्वल टू आ जाएगा 100 और L का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, यानी कि पेंसिल का वैल्यू आ गया है 10। तो हमने पेंसिल का वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया है 10। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो पेन और पेंसिल की, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 10 और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 48 प्लस 90 यानी कि 130 138 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन क्लियर हुआ होगा। स्लो स्लो चलेंगे आराम से, बेसिक बेसिक समझते हुए कि एग्जैक्टली क्या क्या ऑपरेशंस कहाँ कहाँ लग रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एक ट्राइंगल बनाना है हमें। ट्राइंगल एबीसी में कह रहा है बी डी एसी पर परपेंडिकुलर है। बी डी जो है ये एसी पर परपेंडिकुलर का होने का मतलब ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ फॉर्म होगा। फिर आपसे क्या रखा है डीबीसी, डीबीसी यानी कि ये वाला एंगल
दे रखा है हमें 16 डिग्री, और अगला लिख रखा है ई बीसी पर एक बिंदु है। ई जो है वो बीसी पर एक बिंदु है, कहीं एक बिंदु है, दैट इज ई बीसी पर एक बिंदु है, जिससे कि सी ए ई यानी कि अगर इसको मिला दिया जाए तो ये वाला एंगल सी ए ई मिलके बन रहा है 51 डिग्री। देन हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए ई बी। देखो किस एंगल के बारे में पूछ रहे हैं, ए ई बी यानी कि ये एंगल के बारे में हमसे पूछ रहा है कितना। ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हमें गिवन है और क्या क्या हमें निकाल। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो भाई एक 90 डिग्री है और ये 16 है। हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले ट्राइंगल बी डी और सी की। इस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 दे रखा है और एक एंगल दे रखा है हमें 16। जब भी हमें ट्राइंगल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप बेसिक प्रॉपर्टी हमेशा मैक्सिमम टाइम वो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, उस पे बात कर रहा होगा। तो हमें ऐसा त्रिभुज उठाना है जिसके दो कोण हमें पता हो, ऑलरेडी हमें पता हो। तो भाई अगर दो कोण हम देख रहे हैं तो एक यहाँ पे एक ट्राइंगल मिल रहा है बी डी सी, जिसके हमें एक 90 और एक 16 पता है। दूसरा देखो एक जरा, मान लो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम एक्स मान लें थोड़ी देर के लिए, तो एक ट्राइंगल यहाँ पर भी बन रहा है, दैट इज ए एक्स और डी। ये एक 90 डिग्री है और ये दे रखा है हमें 51। इसके भी दो एंगल हमें गिवन है, तो इसका भी हम तीसरा एंगल निकाल सकते हैं, ये वाला है ना। और किसी के दो एंगल गिवन है नहीं, यही दोनों है। तो अब इन दोनों में देखो निकालने पे फायदा किसका है हमें। निकालने को हम दोनों निकाल सकते हैं, बट पहले देखो कि ज्यादा जल्दी आंसर किससे आएगा। तो भाई अगर ये वाला एंगल हमें पता चल जाए तो हम इसका ऑपोजिट एंगल बोल देंगे कि ये दोनों सेम होंगे, और सेम होने के साथ फिर नीचे वाले में प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो अगर ये 51 है और ये 90 है तो ये वाला एंगल होगा कितना, तो 90 प्लस 51 इन दोनों को सम करके 180 से अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे सामने वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 39। तो ये वैल्यू जो निकल के आएगा ये है 39। तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये 39 निकल के आया है, इसका मतलब है ये जो सेकंड वैल्यू है सामने वाला, इसके आमने सामने के कोण वो बराबर होते हैं, तो ये भी 39 हो जाएगा। फिर हम कह सकते हैं अब जो आखिरी ट्राइंगल हम बनाएंगे बी एक्स और ई, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना था, ये ऑलरेडी हमें पता था 16। ये वाला हमने अभी निकाला है 39। 39 प्लस 16 हो जाएगा, और फाइनली हमारे सामने 180 में से हम माइनस कर देंगे 55 और हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज 125। ठीक है, इस तरह करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है ये क्लियर है ना। कोई डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट पे बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन कह रहा है 75,400 को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि एक कोई अमाउंट है 75,400, इनको तीन लोगों के बीच में बांटा जा रहा है, दैट इज ए बी और सी। इस तरह बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 3 गुना, मतलब 3 टाइम्स ऑफ ए मल्टीप्लाई कर दो, बराबर है बी के हिस्से का 9 गुना, और ये बराबर है सी के हिस्से का 4 गुना। तो भाई आपको पता होगा या नहीं पता है तो पता होना चाहिए कि अगर इक्वल टू में इस तरह वैल्यूज दे रखी हैं तो यहाँ से रेशियो आप कैसे निकाल सकते हो। जो ए का मान होगा वो बेसिकली बी और सी के मल्टीप्लीकेशन में जो वैल्यू रखी हैं उनके बराबर होगा, यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 36। ये है ए का मान। बी का मान यहाँ पे जो होगा वो ए और सी के मल्टीप्लीकेशन में जो वैल्यू रखी है वहां बराबर होगा, यानी कि 4 × 3 = 12 के। और सी का जो मान होगा वो बेसिकली ए और बी की स्थान पे जो वैल्यूज रखी हैं उसके बराबर होगा। ए और बी के स्थान पे जो वैल्यू रखी हैं, नोट हियर 27 27। अब अगर आपस में कुछ कॉमन है तो काट लो, यानी कि 3 से कट रहे हैं ये, तो 3 से काट दो इनको, 12, 3 × 4 = 12, और यहाँ पे आ जाएगा 9 टाइम्स। तो
12:4:9 इन तीनों का अनुपात है। आगे बढ़ते हैं। हमसे कह रहा है फाइंड द शेयर ऑफ ए। हमें पता है कि भाई तीनों का सम जो है 75,400 के बराबर है। ए यानी कि 12 यूनिट का मान निकालो। तो तीनों का सम कर लो पहले, कितना हो रहा है? तीनों का सम करोगे आप तो हो रहा है 25 यूनिट दिखा रहे हैं 75,400 को। तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा हमारे सामने? तो हो जाएगा 75400 डिवाइड बाई 25। ठीक है। हमें कितने यूनिट का मान निकालना है? 12 यूनिट का। तो देखो 12 यूनिट का अगर हमें मान निकालना है तो आपको समझना पड़ेगा, बाद में हम कैंसिल कर लेंगे। 75400 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 12 ये है। अब अगर आपको सीधे मान निकालना है और नीचे 25 से डिवाइड कर रखा है, तो आप ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो एक्स्ट्रा। उससे होगा क्या कि ऊपर जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 75400 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4, कोई चेंज नहीं, लेकिन नीचे 100 बन जाएगा। 100 से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। देन फाइनली आंसर है 754 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4। अब आप चाहो तो यूनिट डिजिट का एक बार यूज करके देख लो। यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 दूनी 8 और सॉरी 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, दो यूनिट डिजिट यहाँ पे बैठ रहे हैं बी और सी के हिसाब से। बट अब अगर बी और सी दो हैं तो हमें फिर पूरा मल्टीप्लाई यानी कि लास्ट टू डिजिट तक देखना पड़ेगा। तो आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे देन फाइनली हमारे सामने जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 36,192। या आप लास्ट टू डिजिट को लेकर भी मल्टीप्लाई यहाँ पे करके देख सकते थे। तो लास्ट टू डिजिट यानी कि 92 आ जाती है आपकी। देन आप आंसर टिक करके आगे बढ़ते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 774359,327 निम्नलिखित में से किससे डिवाइड हो सकता है? तो भाई अगर ये इवन नंबर होता तो इवन नंबर से डिवाइड होता। तो ये तो ऑड नंबर है तो इन तीनों से तो डिवाइड होगा नहीं। तो 7 अकेले ही बचा, चेक करने की जरूरत ही नहीं है मेरे ख्याल से, 7 से ही डिवाइड होगा, है ना? तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 7। वैसे 7 का डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको बता दूं, अगर मान लो ये 7 की जगह इवन नंबर्स की जगह ऑड नंबर होता तो हम कैसे चेक करते? तो 774,359,327 ये नंबर है। जब भी बड़ा नंबर दे रखा हो तो हम उसको 3-3 के पेयर में बना लेते हैं और ये पेयर हम पीछे की तरफ से बनाना स्टार्ट करते हैं, पीछे की तरफ से। ठीक है। अब अल्टरनेट जो पेयर होते हैं इनको आपस में जोड़ लिया जाता है, यानी कि 774,327 आपस में जोड़ लो तो हो जाएगा 1 कैरी 10 1 11 1101। और बचे हुए जो पेयर होते हैं उनको जोड़ के आपस में माइनस कर दिया जाता है, यानी कि 359 को माइनस करो। तो 1101 में से जब आप फाइनली 359 को माइनस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 740। तो 11 में से 9 गया 2, 9 में से गया 8, ठीक है 742। अब आप देख लो क्या 742 7 से डिविजिबल है? तो आपको पहले ही नजर में दिख जाएगा कि हाँ 7 कट रहा है और 42 भी 6 टाइम कटता है, यानी कि ये नंबर डिविजिबल है। एक और छोटा सा लॉजिक होता है इसमें। 7 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हम लोग यूज करते हैं -2u। इसका मतलब क्या है वो समझिए। u जो है वो यूनिट डिजिट को दिखाता है। 2 का मतलब है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस का मतलब है बचे हुए में से माइनस कर देना है। चलो देखते हैं कैसे। ये जो नंबर आया है 742, इसमें यूज करके देखते हैं क्या 742 7 से डिविजिबल है, तो चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट डिजिट उठाओ, दैट इज 2, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, दैट इज 4, और बचे हुए में से माइनस कर दो। तो 2 को डबल कर दिए 4, 4 74 में से माइनस किया तो बचा कितना 70। अब जो रिजल्ट आया है अगर वो 7 से डिवाइड हो तब भी हम कहेंगे हमारा आंसर 7 से डिवाइड होगा। ठीक है। तो वैसे तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी, बट हाँ, अगर नंबर्स और भी होते तो हम कैसे चेक करते, तो ये एक तरीका है 7 का डिविजिबिलिटी चेक करने का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास देखिए एक ऑड नंबर है और हमारे पास यहाँ पे इस बार दो ऑड नंबर है। अब 7 और 3 में ज्यादा इजी तो 3 को चेक करना है। 3 को चेक करने के लिए क्या करना है हमें, बस ऊपर दिए गए नंबर में से 3 काट दो।
स्टार्ट करें। 5 + 4 9, यानी कि 3 से कट रहा है। ओके, 5 + 4 अगेन 9, 3 से कट गया। 5 + 1 6 कट गया। 7 + 1 8 + 1 9, सारे कट गए, कोई भी नहीं बचा 3 से। तो इसका मतलब डिविजिबिलिटी रूल में आंसर हो जाएगा हमारा 3। ये नंबर जो है वो 3 से पूरी तरह विभाजित हो। चलिए अगला देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 था, कह रहा है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्ताकार चाप के से बने एक सेक्टर केंद्र से 18 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सेक्टर क्या होता है पहले वो समझते हैं। कोई एक सर्किल है ना, सर्किल लग रहा है ना ये। ओके, हाँ, कोई एक सर्किल है और ये उसका सेंटर है। तो सेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे कि पूरे गोल पिज्जा में से एक पार्ट काट के बाहर निकाल लेना, वो उसका सेक्टर कहलाता है, ठीक है ना, चाप कहलाता है। अब आपसे कह रहे हैं कि हाँ ये निकाल लिया और इसका एंगल जो है वो 18 डिग्री है सेंटर के साथ। तो बताओ 9 सेंटीमीटर अगर रेडियस दे रखी है तो इसका परिमाप क्या होगा। परिमाप का मतलब है चारों भुजाओं का एडिशन बेसिकली। यहाँ से इसको जोड़ना है, फिर यहाँ से इसको जोड़ना है, फिर यहाँ से इसको जोड़ना है। तो भाई ये दोनों तो अगल बगल तो 9 सेंटीमीटर ही हो जाएंगे रेडियस की वजह से। मेन कंसर्न क्या है, ये वाली लंबाई पता लगा। तो भाई सर्किल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। ये कब होता है, जब पूरा 180 पूरा गोला, सॉरी 360 को जब चेक करना होता है। लेकिन जब कोई छोटा सा एंगल निकालना हो जैसे कि 18 डिग्री का, तो हम क्या करते हैं, 18 डिवाइड बाय 360, मतलब वो एंगल और डिवाइड बाय 360 कर देते हैं। अब आप फाइंड आउट कर सकते हो और प्लस 9 + 9 यहाँ पे 18 भी साइड में रख देना और इसको सम करके फाइनल आंसर जो होगा वो हमारा आंसर होगा। तो चलिए पहले सेक्टर में एरिया परिमाप निकाल के देखते हैं इसका क्या आएगा आपका। तो अ, इसको ठीक से ही लिख लेते हैं। 2 × 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस 9 है, मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइड बाय 360। तो 18 दूनी 36, 2 बार कटेगा, यानी कि 20 टाइम्स कट गया ये। 2 से कट जाएगा 10 टाइम्स। नीचे आ गया है 10 मल्टीप्लाई बाय 7 रखा हुआ है बगल में। यहाँ से इसको 11 से काट दो तो यहाँ 5 बचा। फाइनली ऊपर बचा है हमारे पास 99, नीचे बच गया हमारे पास 35। ठीक है, अब हमें बताइए ये 2 टाइम्स कट रहा है, 2 बार पूरा पूरा कटेगा 70 और फिर ऊपर 29/35 ये एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डेसिमल के 2 प्लेस तक नहीं जाना है। हमें ध्यान ये देना है कि 18 तो ये रखा हुआ है और 2 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आ रहा है, तो 18 + 2 20 और ये आंसर हो जाएगा हमारा 20.8 और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट इज 20.83। ठीक है, अप्रॉक्स में लेके चलेंगे। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, कह रहे हैं 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 85 पंजीकरण मतदाताओं ने मत दिया है। ठीक है, 2 कैंडिडेट थे, उसमें 85% लोगों ने ही वोट डाला है। तो भाई 100 लोग थे अगर मान ले तो टोटल वोट्स, तो उसमें से 85 लोगों ने वोट डाला है, 85 लोगों ने ही मात्र। फिर कह रहा है डाले गए वोट में से 4% इनवैलिड हो गए। तो 85 का 4% होगा कितना, ये निकालना है। तो आप निकालो, डायरेक्ट 4% मत निकालो, ऐसे निकालो कि 85 का 1% कितना होगा बेसिकली, दैट इज 0.85, है ना। और अब इसका 4% निकालना है तो या तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो आप, है ना। और अगर मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे तो आप जोड़ भी सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो। 5 चौके 20, कैरी 2, 8 चौक 32, 2 34, यानी कि 3.4, 3.4 लोगों ने वोट नहीं डाला है, सॉरी इनवैलिड हो गया है। तो 85 में से अगर 3.4 हटा दिया जाएगा, दैट इज 81.6, 81.6 बच रहा है हमारे पास। 81.6 में से अब आपसे कह रहे हैं कि जीतने वाले को वैलिड वोट, ये है वैलिड वोट, इसका 65% मिला है। ओके, ये है विनर हमारे पास। और लूजर को, भाई 65 विनर को मिला है तो लूजर को मिला होगा 35%, और ये है लूजर। और विनर जो है वो
2142 वोटों के अंतर से जीता, यानी कि इतने से जीत जाता है। तो आपको अब वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है कि इसका 65 और इसका 35 कितना होगा। आप इतना समझो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा कितना, जितने भी प्रतिशत का अंतर है, यानी कि 65 और 35, यानी कि कितने परसेंट का अंतर है यहाँ पे, 30%। तो 81.6 का 30% का वैल्यू यहाँ पे आ रहा होगा। इसको साइड में लिखते हैं। 81.6 का 30% का वैल्यू कितना दे रखा है इन्होंने, 2142, 2142। तो आपसे पूछ रहा है बताओ टोटल रजिस्टर्ड वोटर की संख्या, यानी कि 100% का 100 यूनिट का वैल्यू बता दो। तो भाई आपको समझना ही है कि इतने यूनिट का मान आपको ये दे रखा है, यानी कि 81.6 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 100 यूनिट का मान दे रखा है 2142। देन आपको बताना क्या है, 100 यूनिट का मान। तो 100 यूनिट का मान बता दो यहाँ पे कितना होगा। 100 यूनिट का मान बताएंगे तो हम ठीक से लिखें, अगर 2142 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 81.6 मल्टीप्लाई बाय 30, पॉइंट हटा दो यहाँ से तो ऊपर एक और जीरो बढ़ा दो, ये आ गया 1 यूनिट का मान। 100 यूनिट का मान मतलब 100 से एक बार और गुणा करना पड़ेगा, इस वैल्यू को सॉल्व करना है। ठीक है, तो भाई 0 से 0 काट दो, आसान है। 3 से देखो ये कटना ही कटना चाहिए, 7 बार जाएगा, एक बार जाएगा और 4 बार जाएगा। ठीक है, मैं साइड में लिख रहा हूँ ठीक तरीके से। 714 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय हमारे पास बचा है 816। 816 से डिवाइड करना है हमें और फाइनल वैल्यू बतानी है 714 के साथ कि कितना आ रहा है। एक बार ट्राई कीजिए और निकालिए आंसर कितना आएगा। वैसे देख लीजिए 7 से दिख रहा है कटता हुआ, है ना। 7 से कटेगा एक बार, फिर 0, फिर 102 बार। फिर यहाँ पे देख लीजिए 7 से एक बार कटा, फिर एक बार कटेगा 7 से तो बचेगा 4, 46। 7 से नहीं कट रहा है ये। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए और फाइनल आंसर देखिए कितना आएगा। मैं आपको फाइनल आंसर यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, दैट इज 8750 है फाइनल आंसर। बट कैलकुलेशन आप करके देखिए एक बार किस तरह से हो पाएगी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है 16 और 56 का तृतीय समानुपाती x है, तो x का मान बता दो कितना। तो भाई 16 और 56 जिस अनुपात में है उसी अनुपात में 56 के साथ में x है। हम जानते हैं कि पहला और आखिरी ये है थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय समानुपात है ना, थर्ड प्रोपोर्शन। पहले और लास्ट का मल्टीप्लाई बीच के दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो 16 मल्टीप्लाई बाय x बराबर 56 मल्टीप्लाई बाय 56। तो x का वैल्यू क्या हो गया, 56 मल्टीप्लाई बाय 56 डिवाइड बाय 16। 16 यानी कि 4 क्रॉस 4। 4 से देखो ये कट रहा है क्या, 4 से आप में देखो ये 14 टाइम्स कटेगा और ये भी 14 टाइम्स कटेगा। तो x का मतलब है 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर हमारे सामने कितना होता है, 196। और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पे लिखा हुआ है प्रिया एक कार्य को 26 दिनों में कर सकती है। ठीक है, कोई प्रिया है जो कि एक काम को 26 दिनों में कर सकती है। प्रिया और वर्षा मिलकर उसी कार्य को 13 दिनों में करते हैं। प्रिया प्लस वर्षा मिलकर उसी कार्य को 13 दिनों में करते हैं। और प्रिया वर्षा और निशा साथ मिलकर 10 दिन में करते हैं। प्रिया प्लस वर्षा प्लस निशा मिलकर उसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो प्रिया और निशा मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो प्रिया प्लस निशा मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो इसको क्या, सबसे पहले टोटल वर्क निकालना होता है ना। टोटल वर्क आप देख रहे हो तो 26, 13 और 10 का एलसीएम लोगे, दैट इज 130, 130। इफिशियंसी निकालो जरा इनकी अलग अलग कितनी आएंगी। तो भाई 130 बटे 26, ये इफिशियंसी है प्रिया की 5। 13 बटे 130 बटे 13, तो ये आ जाएगा एफिशिएंसी 10 और यहाँ पे 13। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि प्रिया प्लस वर्षा की एफिशिएंसी 10 है और प्रिया की अकेले एफिशिएंसी जो है वो 5 है। तो इसका मतलब है कि वर्षा की भी एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 होगी। और अगर प्रिया वर्षा और निशा की एफिशिएंसी 13 है तो इसका मतलब निशा की एफिशिएंसी होगी 3। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है प्रिया प्लस निशा। ठीक है,
तो प्रिया प्लस निशा का देखोगे तो प्रिया का 5 है और निशा का एफिशिएंसी है 3, यानी कि दोनों मिलके कितना एफिशिएंसी लेंगे 8, यानी कि फाइनल आंसर होगा 130 डिवाइड बाय 8, 130/8। देख लीजिए अब कहाँ आंसर जा रहा है आपका। फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे पास 65/4 डेज में ये लोग काम खत्म कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अर्जुन और मल्लिका को दिल्ली से कानपुर तक अपनी अपनी कारों में जाना है। ठीक है। अर्जुन 138 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है जबकि मल्लिका 92 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। यदि अर्जुन को 8 घंटे लगते हैं तो मल्लिका को कानपुर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं 2 पॉइंट हैं, एक है दिल्ली और दूसरा है कानपुर। अर्जुन जो है वो 138 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है जबकि मल्लिका जो है वो 92 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। अर्जुन को 8 घंटे लगते हैं, दिल्ली से कानपुर तक पहुंचने में अर्जुन को 8 घंटे लगते हैं। तो भाई टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस के हिसाब से टाइम लग रहा है 8 घंटे, स्पीड है 138, तो ये डिस्टेंस को ही तो रिप्रेजेंट करेगा टोटल, है ना। अगर आपको पता चल गया 138 डिवाइड बाई 8 दैट इज डिस्टेंस, तो हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपको बताना है कि मलिका को कितना टाइम लगेगा सेम काम करने में। तो फिर से इसके लिए अलग से लगाइए टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। अब इस बार हमें ये समझना है कि डिस्टेंस की जगह हम लोग पुट करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 138 जो हमने ऊपर निकाला था। स्पीड इसकी कितनी है 92, तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम लगेगा 8 मल्टीप्लाई बाय 138 और डिवाइड बाय 90। ठीक है, अब आप कैंसिल आउट कर लीजिए भाई, 4 से कैंसिल कीजिए, 4 दूनी 8 और नीचे बचेगा 25, 23। ठीक है, 23 से ये देखिए कैंसिल हो रहा है क्या, 23 से पूरी तरह कैंसिल होगा 6 बार में और फाइनल आंसर हो जाएगा 12 आवर्स। ठीक है, हमें यूनिट डिजिट पे थोड़ा सा फोकस करना है, जैसे कि 3 है और यहाँ पे 8 है तो बेसिकली 6 बार में ही आएगा वो, है ना। फिर यहाँ पे देख लीजिए कि 2 से 6 बार में हाँ 12 के आसपास जा रहा है तो वो कैंसिल हो जाएगा। देन फाइनली हमारा आंसर हो गया है 12 आवर्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक व्यापारी आटा 47% लाभ पर बेचने का वादा करता है लेकिन धोखे से 8% बांटकर कम इस्तेमाल करता है। व्यापारी द्वारा कुल अर्जित लाभ बताओ क्या हो। तो इसका एक फॉर्मेट होता है, हमें क्या करना होता है, हम हमेशा 100 और 100 मान के ही स्टार्ट करते हैं। दैट इज आर्टिकल और ये है प्राइस। अब आपसे कह रहे हैं कि भाई 47% प्रॉफिट बेचने का वादा कर रहा है, यानी कि 100 रुपए का लेके आया है तो कितने में बेचेगा 147। बट तौलते समय 8% का कम यूज कर रहा है। 8% का कम यूज करने का मतलब है 100 ग्राम या 100 किलो की जगह वो 8% कम यूज करेगा और यूज कितना करेगा 90। तो बेसिकली वो 92 यूनिट आपको सामान दे रहा है और आपसे पैसे कितने ले रहा है 147। ये समझना पड़ेगा कि ये आगे वाली वैल्यू जो है कॉस्ट प्राइस और पीछे वाली वैल्यू सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करती है, इनके बीच का डिफरेंस प्रॉफिट या लॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो भाई 92 की चीज है और आपको उसने 147 में बेच दी है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट यहाँ पे निकलेगा 47 प्लस 8 दैट इज 55। 55 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, तो प्रॉफिट परसेंट लिखोगे तो लिखोगे 55 का प्रॉफिट हो रहा है और वो कितने पे रहा है 92 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। 55 पे 100 का प्रॉफिट 100 पे नहीं होगा, ध्यान देना ये चीज, है ना। अब आप सॉल्व करोगे इसको वापस से तो हमारे पास लगभग 59 के आसपास आंसर आएगा, दैट इज 59.78% के आसपास। तो राउंड फिगर अगर हम लोग देखेंगे तो 60% आंसर लगा देंगे, क्योंकि हमसे कहा गया है कि निकटतम नियरेस्ट वैल्यू आंसर चाहिए, तो 60% यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, कह रहे हैं यदि मैरी की वर्तमान आयु का 3 गुना दिया की वर्तमान आयु के 5 गुने से 20 वर्ष अधिक है, तो दो लोग हैं यहाँ पे, एक मैरी है और एक है दिया।
ये है उनका प्रेजेंट एज, हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैरी का एज जो भी है उसका 3 गुना, मैरी का वर्तमान आयु का 3 गुना, मान लेते हैं उसकी वर्तमान आयु अगर x है या m ही मान लो, अगर मैरी है तो उसका 3 गुना, 3 टाइम्स दिया की वर्तमान आयु यानी कि d के 5 टाइम्स से 20 अधिक है। इसका 3 गुना इसके 5 गुने से 20 अधिक है। अब आपको यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि कौन किससे ज्यादा है। ये तो समझ में आ गया कि भाई मैरी का 3 गुना करना है और दिया का 5 गुना करना है, लेकिन कौन किससे ज्यादा है, 20 वर्ष कौन ज्यादा है? तो मैरी की वर्तमान आयु का 3 गुना, ठीक है, दिया की वर्तमान आयु के 5 गुने से, इससे ज्यादा है कौन? मैरी ज्यादा है। मैरी ज्यादा है किससे? दिया से। तो हम अगर इसको लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं 3m माइनस 5d इक्वल टू 20। क्लियर है? मैरी का 3 गुना दिया के 5 गुने से कितना ज्यादा है? तो 20 ज्यादा है। 20 ज्यादा था मैरी, इसलिए हमने उसको माइनस करके 20 के बराबर। अगला देखते हैं फिर क्या कह रहा है। और दिया की वर्तमान आयु का 2 गुना, अगला इक्वेशन बना रहा है, फिर से लिख लेते हैं। दिया की वर्तमान आयु का 2 गुना मैरी की वर्तमान आयु यानी कि सिर्फ एम से 2 वर्ष कम है। अब कौन कम है? फिर से देखो, वहां अधिकता है, यहाँ कम है। दिया की वर्तमान आयु का 2 टाइम्स, दिया का 2 गुना, मैरी का एज से कम है। कितने साल कम है? 2 साल कम है। ये 2 इक्वेशन उन्होंने हमें बना के दे। इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करो और फाइनल आंसर देख लो। ठीक है, अब इनको सेटिस्फाई करने के लिए भाई 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3m बराबर हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो हो जाएगा 3m माइनस 5d इक्वल टू 20। जब इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा 3m माइनस 6d इक्वल टू 6। पहले को दूसरे से माइनस करना है, माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे -5d और +6d, देन d इक्वल टू 20 में से 6 जाएगा तो आ जाएगा 14। यानी कि दिया की एज प्रेजेंट निकल के आ गई कितनी? 14। दिया की एज आ गई है 14 और किसका पूछा गया? डिफरेंस पूछा है, मैरी और दिया की आयु के बीच का अंतर क्या है। अब आप देख लो, दिया की वै दिया की वैल्यू अगर 14 आ गई तो किसी भी इक्वेशन में रख दो, m माइनस 2d इक्वल टू 2। इसमें d की वैल्यू अगर 14 रखोगे, 14 दूनी 28 इक्वल्स टू 2, तो m की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी 2 प्लस 28 यानी कि 30। तो 30 है और दूसरा है यहाँ पे 40। तो आप देख लो आंसर आ चुका है अपना 14। और अच्छा, डिफरेंस देखना था तो हमारे पास 30 और 14 यानी कि अंतर जो है वो 16 का अंतर। ठीक है ना, रेशियो नहीं निकालना है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस देखना। आंसर है 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20%, 25% और 15% की क्रमिक छूटों का एकल डिस्काउंट बताना है क्या? इसके दो तरीके हैं, है ना। देख लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं फ्रैक्शन से अगर हम करना चाहें इसको, तो फ्रैक्शन से आप ऐसे देख सकते हो कि भाई 20%, 25% और 15%, ये 3 डिस्काउंट है। डिस्काउंट है, 20% का मतलब 1/5 होता है, इसका 1/4 है, और 15% का मतलब 3/20। डिस्काउंट देने का मतलब है, पहला डिस्काउंट अगर लगेगा तो 5 से 4 हो जाएगा, दूसरा डिस्काउंट लगेगा तो 4 से 3 हो जाएगा, और तीसरा डिस्काउंट लगेगा तो 20 से 3 कम होकर हो जाएगा 17। अगर आमने सामने कुछ कट सकता है तो काट लो, और तो कुछ कटने को दिख नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा 100 और 17 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 51। तो बेसिकली 100 सी चीज थी और हो गया कितना? 51। कितना कम हो गया? 49। 49 कम हुआ है, ध्यान दो 100 पे, इसलिए हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और हम डायरेक्ट आंसर लगा देंगे 49% का डिस्काउंट मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 331 एंड 345 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात करो। प्राइम नंबर बताने हैं आप। 331 टू 345। देखो यहाँ पे एक लॉजिक बताता हूँ मैं। जब भी इस तरह की कंडीशन हो तो आगे के 2 नंबर किसी के भी पकड़ लो, मान लीजिए 33 के पकड़ो, 33, और इसको 3 से भाग दो।
3 से भाग दो और ये 11 बार में 33 पूरा कट गया। हमें ये समझना है कि जो भी नंबर 1 मिनट हमें ये समझना है कि जो भी नंबर अगर 3 से भाग देने पर 1 शेषफल देगा, जो भी नंबर 3 से भाग देने पर अगर 1 शेषफल देगा, तो उस नंबर पे लिखे जाने वाले चारों ऑड नंबर प्राइम नंबर हो सकते हैं। यानी कि फिर से समझो, 34 को अगर हम डिवाइड करें 3 से और हमारे पास रिमाइंडर आया 1, इसका मतलब है कि 34 की सीरीज में जो भी नंबर लिखे जाएंगे 341, 343, 347 और 349, ये 4 ऑड नंबर, ये चारों के चारों ऑड नंबर हमारा आंसर यानी कि प्राइम नंबर हो सकते हैं। अब इसके ऊपर और इसके नीचे ये सीरीज भी देखो, इसके ऊपर जो सीरीज आती है वो आती है 33 की, 33 वाली लाइन चले, तो 33 वाली लाइन में 331 और 337 ये दोनों प्राइम हो सकते हैं। और अगर इसके नीचे की लाइन पूछी होती तो उसमें 353 और 359 ये दोनों प्राइम होते। तो कुल मिला के पूरा एक सेटअप होता है। अगर जो नंबर बेसिकली 3 से डिवाइड हो रहा है पूरा और उसमें रिमाइंडर 1 आ गया, तो इसका मतलब है उस नंबर पे चारों नंबर प्राइम हो सकते हैं। उसके ऊपर वाले में 1 और 7 प्राइम होगा और उसके नीचे वाले में 3 और 9 प्राइम होगा। ठीक है? ये क्लियर है यहाँ पे? अब हमें देखना है हमारी रेंज कहाँ से कहाँ तक। 331 से 345 यानी कि हमारे पास ये नंबर इंक्लूड है, ये नंबर इंक्लूड है, ये नंबर और ये नंबर इंक्लूड है। ठीक है? अब 347 के आगे तो होगा नहीं, तो कुल मिला के हमें चेक करने हैं 4 नंबर, 331, 340, 337, फिर 341 और 343, ये 4 नंबर चेक करने हैं। ऑप्शन क्या दे रखे हैं हमारे पास? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5, यानी कि 2 नंबर हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं। 5 तो नहीं होगा क्योंकि 5 तो नंबर ही नहीं निकले हैं। अब जो नंबर निकल के आए हैं इनको हमें चेक करना है सबसे पहले 7 से, फिर हम चेक करेंगे 11 से, फिर 13 से और फिर 17 से और फिर 19 से। बेसिकली 500 तक प्राइम नंबर को चेक करने के लिए, अंडर 500 प्राइम नंबर्स को चेक करने के लिए हमें इन चारों पांचों नंबर से डिवाइड करके देखने की जरूरत पड़ती है। स्टार्ट करते हैं। पहला 11 से चेक कर लो, आसान है चेक करना। तो 11 से देखो जरा ये डिवाइड होगा क्या? 11 से 33 गया, 1 बच गया, नहीं होगा। 33 जाएगा, 7 बचेगा, नहीं होगा। 33 जाएगा और 1 बचेगा, 11। 11 से ये पूरी तरह डिवाइड हो, यहाँ 33 जाएगा, 13 बचेगा, ये भी नहीं। तो एक नंबर तो कट गया, यानी कि 4 ऑप्शन नहीं है। अब या तो 3 है या तो 2 है। 11 से देख लिया, 7 से चेक कर लेते हैं। 7 से चलो चेक करते हैं। पहला 7 चौके 28, 28 यानी कि 5 बचा, 51। 51 तो कटता नहीं है, 7 से नहीं कटेगा। यहाँ आ जाओ, 7 से चेक करो वापस से। 7 चौके 28, फिर बाजू 57। 57 कटेगा क्या 7 से? नहीं कटेगा। लास्ट चेक करते हैं। 7 चौके 28, ठीक है। फिर बचा कितना? 6, 63। 9 टाइम्स में चला जाएगा 63, तो ये 7 से पूरी तरह कट जाए, यानी कि 3 भी आंसर नहीं होगा। यानी कि कितने आंसर बचे अब हमारे पास? मात्र 2। और इनको अब चेक करके देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन में 2 दे रखा है, 1 नहीं दे रखा। अगर 1 दे रखा होता तो हम 13 या 17 से आगे की तरफ बढ़ते और चेक करते। ठीक है ना? इस वजह से हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं आजकल, तो आपको देखना पड़ेगा कि कोई भी अगर रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्राइम नंबर्स पे अच्छी कमांड करके जाओ, ताकि आपका ये क्वेश्चन हर बार एक ना एक सेट में आएगा ही आएगा। एक सेट में एक क्वेश्चन तो फिक्स है, आना ही आना। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। अगले जो 15 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिनिश कर रहे होंगे। तो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।